हेलो एवरीवन, मेडिएक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। सब्जेक्ट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी। इसमें पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक हमने डिस्कस कर लिया। पार्ट 5 में मैं लेके आया हूँ यूटेराइन रप्चर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यूटेराइन रप्चर क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशन क्या क्या हैं, इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और इसके लिए मैनेजमेंट क्या किया जाता है। तो जल्द से जल्द आप इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप इसको शेयर कीजिए जिससे कि उनको बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम बात करते हैं रप्चर ऑफ यूट्रस या यूटेराइन रप्चर के बारे में। यूटेराइन रप्चर क्या है? देखिए, इंटरनल ऑर्गन्स की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनल ऑर्गन्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसमें यूट्रस में क्या हो जाता है, रप्चर, यूट्रस जो है वो रप्चर हो जाता है। अब रप्चर हुआ तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से रप्चर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नाम से ये पता चल रहा है कि यूटेराइन रप्चर, यानी कि यूट्रस जो है वो रप्चर हुआ है। ठीक है, यूट्रस जो है वो रप्चर हुआ है। अब कौन सी कंडीशन में रप्चर हुआ है? प्रेग्नेंट कंडीशन के अंदर, यानी कि फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो उस कंडीशन के अंदर रप्चर हुआ है। और उस प्रेगनेंसी की स्टेट में भी कब रप्चर होगा? 28 वीक के बाद में, यानी कि जो नॉर्मल जेस्टेशनल पीरियड्स हैं उन नॉर्मल जेस्टेशनल पीरियड में 28 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद में ये यूट्रस अगर रप्चर होता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं यूटेराइन रप्चर या रप्चर ऑफ यूट्रस। अब देखिए, रप्चर ऑफ यूट्रस क्यों हुआ, ऐसी क्या कारण है? तो देखिए, माना जाता है कि अगर कोई प्रीवियस प्रेगनेंसीज हुई थी, कोई फीमेल है अगर 2 या 3 प्रेगनेंसी अगर पहले कंटिन्यू कर चुकी है, यानी कि मल्टी पैरिटी की कंडीशन के अंदर थी, तो उनके क्या होता है कि अगर मान लीजिए सिजेरियन सेक्शन करवाया है तो उसके उस कंडीशन में क्या होता है कि कट वगैरह जब लगाते हैं सिजेरियन सेक्शन के दौरान तो वो एक स्कार जो है वो स्कार यूट्रस के यानी कि कट लगाया जाता है तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे एक स्कार बन जाता है। स्कार का मतलब होता है कि जब कट लगाते हैं तो उसको रिपेयर किया जाता है तो फाइब्रस टिश्यू जो है वो अपनी नॉर्मल स्किन में रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे उस स्किन पे एक वुंड रिपेयर की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या कहते हैं? स्कार कहते हैं। तो वो स्कार बन जाता है। अब ये स्कार बार बार बन रहा है, यानी कि अगर सिजेरियन सेक्शन 2 या 3 से ज्यादा सिजेरियन सेक्शन हो गए हैं तो वहां की जो स्किन है वो क्या हो जाती है? वीक हो जाती हैं। तो वीक होने की कंडीशन में जब वो वापस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करती हैं मदर, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, वो स्कार फटने के चांसेस होते हैं। उस स्कार में कहीं ना कहीं क्या होने के चांसेस रहते हैं? डिसेंस या रप्चर होने के चांसेस रहते हैं, जैसा कि इस इमेज में आपको दिखाया गया है। ये क्या है? ये यूट्रस है। ठीक है, ये यूट्रस है। ये यूट्रस में एंटीरियर, ये एंटीरियर साइड है, एंटीरियर वॉल है यूट्रस की। यहाँ पे यूट्रस की जो वॉल है ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से फटी हुई है। इसको हम कहते हैं फुल या कंप्लीट रप्चर ऑफ यूट्रस। ये कंप्लीट रप्चर हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इस कंप्लीट रप्चर की कंडीशन में मदर को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, ब्लीडिंग वगैरह देखने को मिलती है यहाँ पे और हेमरेज की कंडीशन भी रहती है, मदर शोक में भी जा सकती है। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन रहती हैं। तो यूट्राइन रप्चर अगर टोटल यूट्राइन रप्चर है, यानी कि पूरा यूट्रस अगर रप्चर हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? अगर डिसेंस की कंडीशन है या स्कार रप्चर हुआ है, उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, वो सारा सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? ए ब्रेक in the continuity of the uterine wall at the time beyond
28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड रप्चर ऑफ यूट्रस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि जो नॉर्मल जेस्टेशनल पीरियड है उसमें 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद में क्या होता है कि यूट्रस की वॉल पे क्या होता है, अगर मान लीजिए कंटिन्यूटी मैनर के अंदर अगर प्रेशर वगैरह अप्लाई किए जाते हैं या एक्सटर्नल प्रेशर पड़ रहा है या किसी ट्रोमा की वजह से या कंटिन्यू मैनर में अगर वो हार्ड वर्किंग कर रही है फीमेल और उसकी वजह से अगर एक्सेसिव प्रेशर लग रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, यूट्राइन वॉल के रप्चर होने के चांस रहेंगे, ब्रेक होने के चांस रहेंगे। तो यूट्राइन रप्चर की अगर क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें कि ये रप्चर जो हुआ वो कौन कौन सी जो है डिग्री मैनर में रहेगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसके क्लासिफिकेशन में तो सबसे पहला जो है वो है स्कार रप्चर और डिसेंस। स्कार रप्चर और डिसेंस का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये यूट्रस है और यूट्रस के अंदर पहले जो है वो इस तरीके का कोई स्कार बना हुआ था, अब मान लीजिए कि बेबी अंदर जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, और किसी एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से या यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने की वजह से या किसी ट्रोमा की वजह से या मान लीजिए कि मदर फॉल डाउन हो गई है, गिर गई है कहीं से, ठीक है, तो फेस के फोर्स से गिर गई है, तो वो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि यूट्रस के ऊपर क्या होता है, एक्सेसिवली प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो प्रीवियस जो स्कार बना हुआ था वो प्रीवियस स्कार क्या हो जाएगा, धीरे धीरे फटने लग जाएगा। अब फटेगा तो पहले कॉर्नर से फटना चालू होगा, जैसा कि यहाँ पे मैंने रेड मार्किंग करी है, तो पहले क्या होगा, कॉर्नर से फटना चालू होगा। तो धीरे धीरे अगर कॉर्नर से फट रहा है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डिसेंस की कंडीशन, ठीक है, ये डिसेंस की कंडीशन कहलाती है। ऐसी कंडीशन में हम पता नहीं लगा पाते हैं कि ये जो कंडीशन है वो कैसे हो रही है, ब्लीडिंग भी जो है वो पता नहीं लग पाता है कि ब्लीडिंग कैसे हो रही है, क्या है, ठीक है, वो सारा सब कुछ हमें सोनोग्राफी के अंदर पता लगता है। उसके अलावा अगर हम देखें स्कार रप्चर, तो स्कार रप्चर में क्या होगा कि जो पूरी जो स्कार है वो पूरा स्कार ही क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। तो पूरा स्कार रप्चर हो जाएगा तो जितनी स्कार की लेंथ थी उतना प्रॉपर मैनर में क्या होगा, स्कार जो है वो पूरा क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो स्कार रप्चर और डिसेंस में पार्ट ऑफ स्कार यानी कि स्कार के या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड से क्या होने लग जाएगी, टीयरिंग स्टार्ट होने लग जाएगी। तो टीयरिंग स्टार्ट होगी तो देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि डिसेंस की कंडीशन में टीयरिंग या तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगी या राइट साइड से स्टार्ट होगी, तो कॉर्नर से स्टार्ट होगी, ठीक है। लेकिन स्कार रप्चर के अंदर टोटल जो है वो क्या हो जाएगा, स्कार पूरा ही क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कुछ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। तो डायग्रामेटिकली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पहली पिक्चर है एंटीरियर व्यू, इसमें अर्ली प्रेजेंटेशन में ये दिखाया गया है कि यहाँ पे डिसेंस की कंडीशन, यहाँ पे देखिए प्रीवियस स्कार था जो कि ये प्रीवियस स्कार बना हुआ था और यहाँ पे कॉर्नर्स ऑफ स्कार से क्या हुआ है, रप्चर हुआ है। तो कॉर्नर ऑफ स्कार से रप्चर हुआ है, अब यहाँ पे कोई ब्लीडिंग भी हुई है तो वो अराउंड यूट्रस के ही वहां पे क्या रहेगी, सिचुएटेड रहेगी। तो हमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, ऐसा कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी नहीं मिल पाएंगे, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हुआ क्या। तो इनिशियल टीयरिंग स्टार्ट हो गई। अब मान लीजिए टीयरिंग बढ़ती बढ़ती और पूरे यूट्रस के स्कार पे क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है, तो पूरे यूट्रस के स्कार पे अफेक्ट करेगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पूरे यूट्रस के स्कार पे क्या कर रही है, ये अफेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे देखिए पूरा रप्चर हो चुका है, ये यूट्रस जो है वो पूरा रप्चर हो चुका है। तो यहाँ से ब्लीडिंग जो है वो प्रॉपर मैनर में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ब्लीडिंग जो है वो या तो ब्लड जो है, ये जो ब्लीडिंग है वो एब्डोमेन में भी चली जाएगी और कुछ वेजाइनल सिक्रीशंस के द्वारा भी हमें शो होगी, ठीक है। इसी को अगर हम कंटिन्यू करें कि नेक्स्ट जो इसका क्लासिफिकेशन है वो है कंप्लीट और इनकम्प्लीट यूटेराइन रप्चर। कंप्लीट यूटेराइन रप्चर में क्या होगा कि जितनी भी वॉल्स हैं यूट्रस की, चाहे वो पेरीमेट्रियम हो, मायोमेट्रियम हो, एंडोमेट्रियम हो, सारी लेयर जो है, वॉल्स जो हैं यूट्रस की, वो सारी यूट्रस की वॉल क्या रहेंगी, रप्चर रहेंगी। और पेरिटोनियम
कि पेरिटोनियम भी उसके साथ साथ क्या रहेगी, रप्चर रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में जितने भी प्रोडक्ट थे यूट्रस के अंदर वो सारा सब कुछ कहाँ पे चला जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर चला जाएगा और स्पिल्ड आउट हो जाएगा। और फीटस जो है वो प्लेसेंटा या प्लेसेंटा के, या तो प्लेसेंटा के साथ चला जाएगा या प्लेसेंटा के साथ नहीं जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है द फीटस विद और विदाउट प्लेसेंटा यूजुअली एस्केप्स आउट ऑफ द यूट्रस, उस यूट्रस से निकल करके कहाँ पे चला जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी में चला जाएगा। तो कंप्लीट रप्चर अगर होता है तो कंप्लीट रप्चर की कंडीशन में अगर हम चेक करेंगे, पीवी एग्जामिनेशन अगर हम करते हैं तो हमें यूट्राइन कैविटी जो है वो हमें एकदम ब्लैंक दिखाई देती है, खाली दिखाई देती है, हम पता नहीं लगा पाएंगे कि फीटस जो है वो कहाँ गया। दूसरी जो कंडीशन है वो है इनकम्प्लीट रप्चर। इनकम्प्लीट रप्चर के अंदर जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है और मायोमेट्रियम जो मस्कुलर लेयर है, केवल ये दो मेम्ब्रेन ही क्या रहती हैं, अफेक्टेड रहती हैं। ये दो मेम्ब्रेन ही क्या रहेंगी, अफेक्टेड रहेंगी विदाउट इन्वॉल्विंग पेरिटोनियम, इसमें पेरिटोनियम का कोई इन्वॉल्विंग नहीं रहेगा। ठीक है, तो इनकम्प्लीट रप्चर में ओनली दो यहाँ पे यूट्रस की वॉल ही इन्वॉल्व रहेंगी, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम। इसमें पेरिटोनियम का कोई रोल नहीं रहेगा, पेरिटोनियम रप्चर नहीं होगी। इसमें फीटस और प्लेसेंटा जो है वो दोनों हमें कहाँ पे दिखाई देंगे, यूट्राइन कैविटी में, क्योंकि पेरिटोनियम रप्चर नहीं हुई है तो एब्डोमेन में तो प्रोडक्ट गया ही नहीं है। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमें कहाँ पे दिखाई देगा, यूट्राइन कैविटी में ही दिखाई देगा। अगर हम एग्जामिनेशन करते हैं, इंटरनल एग्जामिनेशन, तो हमें ऐसी कंडीशन में यूट्राइन कैविटी में ही फीटस और प्लेसेंटा शो होगा। ठीक है, तो सेकंड क्लासिफिकेशन है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो थर्ड क्लासिफिकेशन में आता है यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एंड ट्रॉमेटिक रप्चर। स्पॉन्टेनियस रप्चर क्या है? स्पॉन्टेनियस रप्चर का मतलब ये है कि जब लेबर प्रोसेस के दौरान अगर हम बात करें कि ऑक्सीटोसिन चलता रहता है, ठीक है, तो मान लीजिए कि मायोमेट्रियम जो कॉन्ट्रैक्शन करवा रही है, अगर वो मायोमेट्रियम कैसी है, वीक है। ठीक है, मायोमेट्रियम कैसी है, वीक है, क्योंकि हमने बात बोली है कि मल्टीपैरिटी की कंडीशन में अगर कोई फीमेल है और 2 या 2 से ज्यादा बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उस ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि 2 या 3 प्रेगनेंसी के बाद मायोमेट्रियम बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। तो अगर कोई प्रीवियस स्कार बना हुआ है तो ऐसी कंडीशन में मायोमेट्रियम वीक रहेगी, तो ऐसी सिचुएशन में स्पॉन्टेनियस रप्चर होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, दूसरी बात कि ट्रॉमेटिक रप्चर की बात करें तो ट्रॉमेटिक रप्चर क्या है? ट्रॉमेटिक रप्चर का मतलब ये हो गया कि कोई एक्सटर्नल इंजरी। अब ये एक्सटर्नल इंजरी कैसे होगी? ये एक्सटर्नल इंजरी जो ट्रॉमा है, ये ऑब्स्टेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा भी हो सकता है। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर, डॉक्टर्स वगैरह हैं, नर्स वगैरह हैं, ये अगर डिलीवरी के दौरान अगर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ऑब्स्टेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उनकी वजह से ट्रॉमा हो गया, ऑब्स्टेट्रिकल इंटरवेंशन कुछ प्रोसीजर वगैरह कर रहे हैं, उनकी वजह से ट्रॉमा हो गया, या मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, जिसमें कि मदर जो है वो फॉल हो चुकी है, गिर गई है, या ब्लो ऑन द एब्डोमेन, या फिर अपने पेट के बल गिर गई है, तो ऐसी कंडीशन में ट्रॉमा होने के चांसेस रहते हैं। तो यूटेराइन रप्चर जो है, इसमें फुल थिकनेस में यूटेराइन रप्चर होने के चांसेस रहेंगे। तो ऐसी अगर कंडीशन अगर आपको देखने को मिलती है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कैसा रप्चर हुआ है, ये यूटेराइन ट्रॉमेटिक यूटेराइन रप्चर हुआ है। ठीक है, तो 3 तरीके के क्लासिफिकेशन हमने देखे यहाँ पे। पहला क्लासिफिकेशन था स्कार रप्चर और डिसेंस, दूसरा है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रप्चर, और थर्ड है स्पॉन्टेनियस एंड ट्रॉमेटिक रप्चर। ठीक है, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। और इसके रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो पहला आता है ऑक्सीटोसिन इंडक्शन।
हाँ, तो पता है हमें कि भाई ऑक्सीटोसिन तो कंटिन्यूस रहता है, और अगर मान लीजिए कि ऑक्सीटोसिन का लेवल अगर हमने एक्सेसिवली अगर मदर को दे दिया है और हमने उसको कंट्रोल नहीं किया है, तो वो प्रॉपर मैनर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ऑक्सीटोसिन इंडक्शन अगर हम दिए जा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस आ जाएंगे और उसकी वजह से भी यूट्राइन रप्चर होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि वहां पे मायोमेट्रियम जो है वो कैसी है, वीक है। दूसरी हमने बात करी कि मल्टीपैरिटी, हाँ सर अभी हमने बात करी है कि मल्टीपैरिटी की कंडीशन भी जो है वो यूट्राइन रप्चर कोज करेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर बाद में ऑक्सीटोसिन का यूज होता है तो उस कंडीशन में मायोमेट्रियम वीक है तो इसका रप्चर होने के चांसेस रहेंगे। थर्ड कंडीशन ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। हाँ सर, सीपीडी के केस अगर हम देखते हैं तो सीपीडी के केस में सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, जिसमें पेल्विस जो है वो कहीं ना कहीं मालरिस्ट है, या मान लीजिए कि उसके पूरे प्रॉपर डायमीटर मैनर में नहीं है, ठीक है, आला ऑफ सैक्रम डैमेज है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में लेबर जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड मैनर में रहेगा, उस कंडीशन में भी यूट्राइन रप्चर होने के चांसेस रहेंगे। फोर्थ कंडीशन जो आती है वो एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट हो गया, मदर गिर गई है, फेस के फोर्स से गिर गई है, एब्डोमेन के फोर्स से गिर गई है, तो ऐसी कंडीशन में भी यूट्राइन रप्चर होने के चांसेस रहेंगे। उसके अलावा हम बात करें ट्रोमा की, तो ट्रोमा किस वजह से हो सकता है, अभी हमने बताया कि ऑब्स्टेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा जो है वो फोर्सफुली ऑब्स्टेटिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है, जैसे कि फोर्सेप्स के द्वारा हो सकती है, ठीक है, फोर्सेप डिलीवरी अगर हम परफॉर्म करवाते हैं तो फोर्सेप्स के द्वारा इंजरी हो सकती है यूट्रस पे, ठीक है। उसके अलावा ब्रीच एक्सट्रैक्शन, अगर हम ब्रीच डिलीवरी जो है परफॉर्म करवा रहे हैं, उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है। या फिर कोई वर्जन प्रोसीजर अगर हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि इंटरनल पोडालिक वर्जन, एक्सटर्नल पोडालिक वर्जन, जो कि लेट लेबर में हम यूज करते हैं, अगर ऐसा हम यूज करते हैं वर्जन प्रोसीजर, तो इसमें भी मैनुअली प्रेशर्स लगाए जाते हैं, तो मैनुअली अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो उसकी वजह से भी स्कार रप्चर होने के चांसेस रहेंगे। या मान लीजिए कि कोई एक्सेसिव फंडल प्रेशर लगा रहे हैं, तो एक्सेसिव फंडल प्रेशर, तो हमने बात भी करी थी एक्सेसिव फंडल प्रेशर, जैसे मान लीजिए शोल्डर डिस्टोशिया की कंडीशन अगर हमने पढ़ी थी पिछले वाले लेक्चर में, तो शोल्डर डिस्टोशिया केस में हम क्या कर रहे थे, मैक्रोबर्ट मैन्यूवर, रूबिन्स मैन्यूवर, इनमें हम यूज कर रहे थे फंडस प्रेशर भी। तो फंडल एक्सेसिव अगर फंडल प्रेशर लगाते हैं तो उसकी वजह से भी जो है वो यूट्राइन रप्चर होने के चांसेस रहेंगे। तो ये थे कुछ रिस्क फैक्टर के बाद अगर हम बात करें इसके साइन एंड सिम्टम्स की, तो साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे यहाँ पे, देखिए इंटेंस एब्डोमिनल पेन, बहुत ज्यादा तेजी से उसको मदर को जो है वो पेट में दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, बहुत तीव्र गति से होगा, ठीक है। और उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे वेजाइनल ब्लीडिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो वेजाइनल ब्लीडिंग क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि हाँ सर यूट्राइन रप्चर हुआ है, तो रप्चर होने की कंडीशन में जो यूट्रस की जो वॉल्स हैं, यूट्राइन जो ब्लड वेसल्स हैं, वो सारी क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, वहां से ब्लड एस्केप आउट होकर के या तो एब्डोमेन में आ जाएगा, या फिर क्या होगा, यूट्रस अगर एंटीरियर वॉल से रप्चर हुआ है तो वो वेजाइना के थ्रू हमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। और क्या होगा, इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, एब्डोमिनल ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी। उसके अलावा लेक ऑफ प्रोग्रेस इन लेबर, लेबर की जो प्रोग्रेस जो चल रही थी वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। उसके अलावा हेमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हमें शॉक भी देखने को मिल सकता है, इसमें हाइपोवोलेमिक शॉक जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसी कंडीशन में इस शॉक का मैनेजमेंट भी जरूरी होता है, इसमें आईवी फ्लूइड वगैरह चढ़ाते हैं, ठीक है, वो सारा सब कुछ हम शॉक के मैनेजमेंट में करेंगे। उसके अलावा आप देखें कि यूट्रस अगर कॉन्ट्रैक्ट है, द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मे बी मिस्टेकन फॉर ए फीटल हेड इन ए सुप्राप्यूबिक रीजन। हाँ, ये बात सही है कि अगर यूट्रस जो है वो अगर प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऑक्सीटोसिन भी हमने नहीं रोका, तो ऐसी कंडीशन में फीटल हेड जो है वो डिसेंट प्रोसेस के थ्रू कहाँ पे आकर के स्टक हो जाएगा, सुप्राप्यूबिक रीजन में स्टक हो जाएगा। अगर बेबी के हेड की भी डिलीवरी अगर हो गई रप्चर के साथ, तो उसका जो एंटीरियर या पोस्टीरियर शोल्डर है वो भी स्टक हो सकता है, ठीक है। तो ये साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। उसके अलावा पाल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट, अगर हम फीटल पार्ट को पाल्पेट करते हैं तो वो हमें
यूट्राइन कैविटी के बजाय कहाँ पे देखने को मिलेंगे, एब्डोमिनल कैविटी में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर यूट्राइन कैविटी को अगर हम चेक करेंगे तो वो यूट्राइन कैविटी जो है वो ब्लैंक दिखाई देगी हमें। और अगर हम एब्डोमिनल कैविटी को वहां पे अगर पाल्पेट करके देखेंगे तो वहां पे हमें फीटल पार्ट शो होंगे, तो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि फीटस जो है वो कहाँ पे चला गया है, एब्डोमिनल कैविटी में, यूट्राइन रप्चर होने के बाद एब्डोमिनल कैविटी में चला गया है। ठीक है। उसके अलावा रैपिड ऑनसेट ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, हाँ सर फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। अगर कोड वगैरह वहां पे अगर कोई लंप बन गया या कोड ट्विस्ट हो गई है, या फिर फीटस जो है वो प्रॉपर मैनर में उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो फीटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पे फीटल हार्ट रेट जो है वो अनकंपनसेटेड रहेगी। उसके अलावा अगर देखें कि एम्प्टी पेल्विस, हाँ सर ये तो हमने देखा कि वेजाइनल एग्जामिनेशन हमने किया तो उस समय हमें पेल्विस जो है वो हमें कैसा देखने को मिला, एम्प्टी देखने को मिला। वहां पे यूट्रस के अंदर जो है वहां पे किसी तरीके का कोई भी ग्रोविंग प्रोडक्ट हमें दिखाई नहीं दिया, फीटस नहीं दिखाई दिया, और ओनली फॉर ब्लीडिंग ही आ रही है, फीटस शो नहीं हो रहा। तो ऐसी कंडीशन में हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो है वो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे चला गया है, वो एब्डोमिनल कैविटी में चला गया है पेरिटोनियम को क्रॉस करके। तो ये थे कुछ साइन एंड सिम्टम्स जो कि इंडिकेट करते हैं यूट्राइन रप्चर को। ठीक है, इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं आगे इसके मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट में क्या करेंगे। हाँ सर सारा सब कुछ हमने देख लिया, यहाँ पे रप्चर की कंडीशन देख ली, कंप्लीट रप्चर, इनकम्प्लीट रप्चर, स्पॉन्टेनियस ट्रॉमेटिक, स्कार रप्चर, डिसेंस रप्चर। तो ऐसी कंडीशन अगर होती हैं तो ऐसी कंडीशंस में क्या करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में देखिए कि इमरजेंसी अगर हम देखें कि ऐसी कंडीशन में हम कभी भी वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं करवा सकते हैं, तो वेजाइनल डिलीवरी तो करवानी नहीं है। तो जो वेजाइनल डिलीवरी है वो तो हमें करवानी ही नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करवाना पड़ेगा, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करवाना पड़ेगा। डॉक्टर वगैरह सब जो है अपने डिसीजन के अनुसार क्या करवाएंगे, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन के लिए ही बोलेंगे उनको। ठीक है, तो इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करवाना है, और उसके साथ साथ जो यूट्रस रप्चर हुआ है उसको भी क्या करना है, रिपेयर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें ठीक है सिजेरियन सेक्शन भी हो गया, अब यूट्रस जो है वो प्रॉपर मैनर में रिपेयर नहीं हो पा रहा है। अगर यूट्रस बहुत ज्यादा टीयर हो चुका है, बहुत ज्यादा रप्चर हो चुका है, और अब वो रिपेयरिंग की कंडीशन में नहीं आ सकता, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन में हमें सिजेरियन करने के बाद में हिस्टेरेक्टमी परफॉर्म करनी पड़ेगी। यानी कि हमें यूट्रस को या एंटायर प्रोडक्ट ऑफ यूट्रस एंड इट्स सराउंडिंग ऑर्गन्स, उनको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, जो जो टीयरिंग से अफेक्टेड हुए हैं। अगर मान लीजिए कि वेजाइना से अगर हम यहाँ पे देखें कि सर्विक्स भी जो है वो अफेक्टेड हुआ है, सर्विक्स भी जो है वो क्या हो चुका है, रप्चर हो चुका है, उसके अंदर जो है यूट्रस की जो वॉल्स हैं वो भी क्या हो चुकी हैं, रप्चर हो चुकी हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, हमें हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ेगी। हिस्टेरेक्टमी में भी अलग अलग टाइप की हिस्टेरेक्टमी होती है, रेडिकल हिस्टेरेक्टमी होती है, उसके अलावा टोटल हिस्टेरेक्टमी होती है, सब टोटल होती है। तो सब टोटल में तो क्या होता है कि कुछ पार्ट्स जो अफेक्टेड हैं उनको ही बाहर निकालेंगे। टोटल के अंदर क्या करेंगे कि जो एंटायर प्रोडक्ट है, जैसे कि यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है, ठीक है, तो इन सभी को क्या कर देंगे, बाहर रिमूव कर देंगे। ठीक है, रेडिकल के अंदर क्या करेंगे, जो सराउंडिंग ऑर्गन्स है जैसे कि ओवरी है, ठीक है, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब, अगर ये भी अफेक्टेड हुई हैं, या फिर सराउंडिंग लिम्फ नोड, तो इन लिम्फ नोड्स को भी क्या कर देंगे, रेडिकल हिस्टेरेक्टमी के अंदर क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है कि जिससे कि आगे आने वाली प्रॉब्लम्स, आगे अगर फर्दर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उससे ज्यादा हार्मफुल ना हो फीमेल को। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, उसके एंटायर प्रोडक्ट जो कि रप्चर हुआ है उसको पूरे को ही क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। उससे पहले जो भी है वो मदर से कंसेंट वगैरह ले लेंगे कि अगर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, या उनके गार्जियन से क्या कर लेंगे, कंसेंट फॉर्म ले लेंगे। तो इफ द टीयर इज सीवियर कैन नॉट बी रिपेयर्ड, अगर वो रिपेयर नहीं हो सकता तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हिस्टेरेक्टमी करनी ही पड़ेगी।
तो ये था मैनेजमेंट यूट्राइन रप्चर का। यूट्राइन रप्चर की डेफिनेशन हमने देखी, यूट्राइन रप्चर के हमने क्लासिफिकेशन के बारे में देखा, क्लासिफिकेशन स्कार रप्चर, डिसेंस, कंप्लीट इनकम्प्लीट रप्चर, स्पॉन्टेनियस ट्रॉमेटिक रप्चर, रिस्क फैक्टर के बारे में हमने देखा, साइन एंड सिम्टम्स, मैनेजमेंट। तो ये था यूट्राइन रप्चर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इस टॉपिक को, ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हम लेंथी भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वही मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़े रहें। यहाँ पे जो मैं कंटेंट डाल रहा हूँ वो प्रॉपर मैनर में डाल रहा हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट्स ये हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। ऐसा कोई चैनल नहीं है जहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स दिए जाएं। ठीक है, वहाँ पे समझाया जा रहा है सारा सब कुछ, आपको इमेज भी दिखाई जा रही है, लेकिन जो डिग्री कर रहे हैं मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट्स, वो अपने एग्जाम के अंदर वहाँ पे कैसे लिख के आए, अपने एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे किया जाए, तो वो एक नोट्स से ही प्रॉपर, अगर नोट्स होते हैं, अच्छे कंटेंट में नोट्स होते हैं, तो वो वहाँ पे इजीली आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो उनको अच्छे मार्किंग्स भी मिलती हैं। तो आप जल्द से जल्द इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और उन स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचाइए जो कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, जिससे कि उनको हेल्प मिल सके, वो अपने नॉलेज को बिल्डअप कर सके और अपने एग्जाम के अंदर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।